हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर एमसीक्यू। बहुत ही बर्निंग और हॉट टॉपिक रहता है अमेंडमेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, चाहे वो यूपीएससी लेवल एग्ज़ाम हो, पीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या आप जो भी एग्ज़ाम्स देते होंगे, सभी में आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगी जिससे बहुत सारे अमेंडमेंट आप सीख सकें। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन किस पे रहेगा? एमसीक्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हम इससे रिलेटेड आर्टिकल समझेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में 2 क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आपसे मैं कहूँगी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए इसके। और अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप पूरा पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा परचम का जो कोर्स है ना, वो भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी पॉलिटी बेसिक से लेके बिल्कुल पूरा लास्ट तक, और अमेंडमेंट जो है वो मैंने ही वहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो आप उन्हें पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल नंबर 368। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम बना रहे थे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी जिसके हेड बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो हमने लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी किया, और जहाँ से जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में शामिल की है। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका से, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, किस तरीके से संविधान संशोधन होना चाहिए, ये बात हमने आर्टिकल 368 में शामिल की है, और ये बात हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368। अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर या पार्ट नंबर 20 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और जो हमारा केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें ये वर्डिक्ट आया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, यूजिंग आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हो सकता है। केवल आप बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, संविधान का जो मूलभूत संरचना या मूलभूत ढांचा जो होगा, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये बात केशवानंद भारती केस में 1973 में कही गई थी। तो वहां पे बहुत बड़ा प्रश्न मार्क था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोर्ट ने कहा कि समय आने पर हम बता देंगे कि क्या होंगे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है ना, तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के ही हिस्से होते हैं जिनमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये कुछ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में वो अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये बात हमको केशवानंद भारती केस से पता चलती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। In which constitutional amendment act Goa was made a full-fledged state with a state assembly? तो गोवा जो है, आपको पता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे, जो कि एक पुर्तगाल के व्यक्ति थे। भारत में सबसे पहले आने वाले भी पोर्चुगल थे, और सबसे लास्ट तक रहने वाले या सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्चुगल थे। तो गोवा, दादर नागर हवेली, ये जो पूरा एरिया था हमारा, इस पे कब्जा किसका था? पोर्चुगल का था। अगर हम बात करते पौंडीचेरी का रीजन है, पौंडीचेरी वाला जो रीजन था, वहां पे कब्जा किसका था? फ्रांसीसीज का था। जबकि गोवा, दादर नगर हवेली, यहाँ पे पोर्चुगल का हिस्सा था। ये काफी लंबे समय तक, मतलब भारत के आजाद होने पर भी ये भारत में ही प्रेजेंट थे, और आजादी के बाद ये भारत छोड़ के गए हैं। तो अगर हम गोवा की बात करते हैं, गोवा को पहले हमने यूटी बनाया था, और फिर बाद में इसको हमने स्टेट मतलब राज्य का दर्जा दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने गोवा को राज्य का स्टेटस दिया है। सो आंसर हो जाएगा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो कब गोवा राज्य बना? 1987 में गोवा जो है वो राज्य के रूप में सामने आया। इसके पहले यूनियन टेरिटरी था।
ठीक है, 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, जबकि 1987 में इसको हमने एक स्टेट का स्टेटस दिया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है? 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में मिलेंगे और हमारे आगे के सेशन में अभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन और दीव जो थे ना, वहाँ पर पोर्चुगल का कब्जा था। हमने देश आज़ाद होने के बाद 1961 में अमेंडमेंट करके इन्हें जो है वो राज्य यूटी का दर्जा दिया था। तो यहाँ पर 10th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में किया था और दादर नागर हवेली दमन दीव को हमने दादर नागर हवेली को स्टेटस हमने किसका दिया था? यूटी का स्टेटस हमने 10th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था। फिर हमने 12th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 12वें नंबर के संविधान संशोधन से गोवा और दमन और दीव को हमने यूटी बना दिया था। तो याद क्या रखना है, 10वें से हमने दादर नागर हवेली को यूटी बनाया था, जबकि 12वें से हमने गोवा और दमन को यूटी का स्टेटस दिया था। वहीं अगर हम 13th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हमने नागालैंड को स्टेट बनाया था। और अगर हम 14th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हमने पौंडीचेरी को जो है वो यूटी बनाया था। ठीक है, पौंडीचेरी को हमने यूटी बनाया था। तो ये 4 अमेंडमेंट याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि पौंडीचेरी एकमात्र ऐसी यूटी है जो 3 अलग अलग राज्यों में, मतलब तमिलनाडु में भी है, इसके अलावा आपको ये तमिलनाडु के अलावा केरला में भी मिलेगी, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। इस तरीके से 3 अलग अलग राज्यों में आपको ये जो है यूटी फैली हुई दिखाई देगी। तो 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने दादर नागर हवेली को यूटी बनाया, 12वें से गोवा को और दमन और दीव को यूटी बनाया, 13वें से हमने नागालैंड को स्टेटस दिया स्टेट का, और 14th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पौंडीचेरी को यूटी बनाने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया, 12, 13 और 14। अब ये 11वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, जो कि 1961 में हुआ था। तो ये जो 11th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें हमने न्यू प्रोसीजर अडॉप्ट की थी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इसको मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि आप सभी को पता है अभी कुछ दिन बाद, मतलब 6 अगस्त को जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय आपको प्रेसिडेंट जो इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे होंगे, क्योंकि आज ही के दिन तो 4 बजे बोला जा रहा है ना कि हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो चुके हैं और अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो 6 अगस्त को होने हैं, क्योंकि 10 अगस्त को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने को है। तो यहाँ पर 11th नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट है 1961 में किया गया था, प्रोवाइड द न्यू प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इसलिए आपको 11th नंबर का अमेंडमेंट भी याद रखना है। तो 10, 11, 12, 13 और 14 ये मैंने पूरे अमेंडमेंट बता दिए, जो कि 61 से 62, 1961 से 1962 के बीच में हुए अमेंडमेंट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने संविधान में आर्टिकल नंबर 21A को इंसर्ट किया, जिसमें राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार की बात की गई, और शिक्षा का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सरकार शिक्षा देगी, है ना, आर्टिकल 21A में। तो पूछा जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये बात इंसर्ट की है, तो आंसर हो जाएगा 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में पास हुआ था। 86वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 में पास हुआ था। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। कैसे चेंजेस किए हैं? पहला तो हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा, जिसमें हमने 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की है, मतलब राइट टू एजुकेशन की बात की है। इसके अलावा अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, अगर हम अपने मौलिक अधिकारों के अलावा मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी आप सभी को पता है 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 42वें नंबर के संविधान संशोधन से आपने फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा था। फंडामेंटल ड्यूटी आपको पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती हैं। हमने ये सारी चीज़ें 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ी हैं, लेकिन जब हमने फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा था तो उस समय हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन आज हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? तो आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। मतलब जो 11वीं नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो हमने 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, मतलब इसी एक्ट के जरिए हमने 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी
ड्यूटी जोड़ी है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि पेरेंट्स या गार्जियन जो हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें। बात समझ में आई? तो 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझ में आया, क्या क्या बातें की गई हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसमें हमारा राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा हमने अपनी 11वीं नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को भी 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ की है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 45 था। आर्टिकल नंबर 45 कहता था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राज्य जो होगा वो शिक्षा देगा। जब हमने ये बात आर्टिकल 21A में डाल दी है तो उसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो हमने अपने डीपीएसपी थे, हमारा जो डीपीएसपी था आर्टिकल 45 में, उसको भी हमने चेंज करके लिख दिया कि 0 से 6 साल तक के बच्चे के न्यूट्रिशन का जो ख्याल है वो राज्य रखेगी। तो ये 3 मेजर चेंजेस आपको याद रखने हैं जो कि 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे। क्लियर? क्योंकि आर्टिकल 45 की जो बात थी वही आर्टिकल 21A में डाल दी हमने, इसलिए हमने आर्टिकल 45 को, जो हमारा डीपीएसपी, उसको चेंज किया था हमने 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। तो 3 बातें मैंने आपको सिखा दी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि इमरजेंसी के समय हुआ था 1976 में, बोला जा रहा है कि उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लिखा है, प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा जाएगा, राज्य उनको इम्पोर्टेंस देगा। राज्य सरकार पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। फिर फंडामेंटल ड्यूटी आर इंक्लूडेड, हमने 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड की है, ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अब इसमें एक बात यहाँ पे जोड़ दी गई, जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 से, ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये बात यहाँ पर जोड़ दी गई। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूँ कि इसी अमेंडमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, क्योंकि 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमने जब किया था तो एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उनके रिकमेंडेशन से ही हमने 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया था, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे एक बार हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट्स बनाना है तो बना लीजिए। अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन से हमने अपनी प्रस्तावना, हमारा जो प्रियम्बल है ना, हमारे प्रियम्बल में केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42 नंबर का अमेंडमेंट था। हमने अपने प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा है। कौन कौन से हैं वो 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्दों को प्रस्तावना या प्रियम्बल में हमने ऐड ऑन किया था, और पहली बार ही प्रस्तावना में, पहली और अंतिम बार प्रस्तावना में संशोधन 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था, हमारे पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी। कितनी जोड़ी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने जोड़ा था। नेक्स्ट है, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, हमारे राष्ट्रपति को बाउंड कर दिया था कि वो कैबिनेट की सलाह पर ही काम करेगा, अपने विवेक से डिसीजन नहीं लेगा, कैबिनेट की सलाह पर ही काम करेगा प्रेसिडेंट। तो ये बात हमने कर दी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर, अगर आप पार्ट 14A देखेंगे, 14A, इट प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। अब जैसे कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मैटर है, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा है, नदियों में आप डैम बना रहे हो, फॉरेस्ट को काट रहे हो, या जैसे उत्तराखंड के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वैली पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। तो आपको पता है जैसे कि NGT जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के बनाने की बात यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है, उनको 2021 तक फ्रीज कर दिया गया था, डिपेंड्स ऑन 1971 पॉपुलेशन। तो 1971 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके आधार पर हमने 2001 तक फ्रीज कर दिए थे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट, कि जब 2001 में जनगणना होगी उसके बाद हम लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट को डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको पता है, इसको फर्दर एक्सटेंड करते करते 2026 तक हम लेकर आए हैं। तो आज भी हमारे देश में जो लोकसभा की सीट है और स्टेट असेंबली की सीट है, वो 1971 की सेंसस पे ही डिपेंड करती हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर आज वर्तमान में भारत में लोकसभा और राज्यों में विधानमंडल की सीट निर्धारित की जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो संविधान संशोधन होते हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब जो भी आप संविधान में संशोधन करते हो उसके खिलाफ आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ऐसी बात 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कर दी गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोरम की रिक्वायरमेंट होती है पार्लियामेंट में उसे खत्म कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो कोरम डिसाइड करते हैं। कोरम मतलब टोटल जो मेंबर है लोकसभा में उसका 1/10 जो है वो कोरम होता है, और जब कोरम फुलफिल हो जाता है तभी सेशन की शुरुआत होती है। तो कोरम की रिक्वायरमेंट को 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया गया था। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किए गए थे। इसके अलावा जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर होता है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था। और हमने अपने 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 3 नए डीपीएसपी को ऐड किया था। एक तो हम जो पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी नालसा के बारे में बताया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने लोक अदालत को फास्ट करने के लिए AI एप्लीकेशन बनाया है, ये बात हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। तो वहीं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड ये हमने डीपीएसपी में ऐड किया था 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी हमने 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। इसके अलावा जो इमरजेंसी लगाई जाती है या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसको 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 1 ईयर कर दिया गया था। और इसके अलावा 5 जो सब्जेक्ट थे जो कि कभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हुआ करते थे, इनको हमने कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में डाल दिया। ठीक है, 5 वो सब्जेक्ट कौन कौन से थे जिनको हमने स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची में डाला। तो सबसे पहले एजुकेशन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एजुकेशन के अलावा फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फिर है वेट एंड मेजरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर एजुकेशन और फॉरेस्ट ये 2 मुद्दे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे 42 नंबर के अमेंडमेंट से। तो क्लियर हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन से की गई थी। इनको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। किस संविधान संशोधन से हमने लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से हमने ऐसा काम किया। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन मैडम आज तो हमारा लोकसभा का टेन्योर जो है वो 5 साल ही है, अगर बढ़ाया गया था तो वापस इसे रिवाइज भी किया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगला हम संविधान संशोधन जो देखेंगे ना, 44 नंबर का संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय हुआ था 1978 में, तो उसमें हमने वापस से लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो 6 साल से कम करके वापस से 5 साल कर दिया था। यही रीजन है कि आज भी लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम द 5 to 6 ईयर। तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इस अमेंडमेंट को समझते हैं। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें सबसे पहले तो रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इट इज़ 5 ईयर। इसके अलावा जो कोरम का रिक्वायरमेंट हटा दिया गया था उसको भी रिस्टोर कर दिया कि कोरम की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए कि वो जो संसद की कार्यवाही होती है उसको वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि 1978 में तो हर घर में टीवी होता नहीं था। अब टीवी नहीं है तो संसद में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, कौन से बिल पास हो रहा है, उसके लिए न्यूज़पेपर का ही सहारा लिया जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था न्यूज़पेपर्स को कि संसद में चलने वाली सारी कार्रवाई को आप पब्लिश कर सकते हैं। अब इमरजेंसी का गलत उपयोग 1975 में हुआ था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भारत में इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी। इसलिए 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस इंटरनल जो इमरजेंसी है या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उस वर्ड को हटा दिया गया।
क्या कहा मैंने कि 1975 में भारत में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी और 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टरबेंस को अलग कर दिया गया और इसके जगह लिख दिया गया आर्म रिवोल्यूशन, मतलब हथियारों का जो हथियारों के साथ विद्रोह। ठीक है, तो इस वर्ड को रिप्लेस करने का काम कर दिया गया, मतलब इमरजेंसी का बेस जो था, आधार, वो बदला गया। इसके अलावा यहाँ पर मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लगानी है, नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो कैबिनेट की परमिशन से ही लगाई जाएगी। ये बात यहाँ पर जोड़ी गई थी। फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 31, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, उसे हमने एक लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में रख दिया। तो आज जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, एक हमारा लीगल राइट है। इसे फंडामेंटल राइट से हमने 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसके अलावा कहा गया कि इमरजेंसी के समय जो हमारा आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि जो लोकसभा स्पीकर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनकी जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई जो है वो हमारे माननीय उच्च न्यायालय, मतलब कोर्ट को डिसाइड करने का अधिकार होगा, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कर दी गई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली आर एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो 8 नंबर शेड्यूल है, उसमें भारतीय संविधान की 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इनिशियली ये 22 लैंग्वेज नहीं थी, इनिशियली ये 14 लैंग्वेज थी। मतलब समय समय पे हमने यहाँ पर लैंग्वेजेस को ऐड किया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो डीबीएमएस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को 8th शेड्यूल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 अमेंडमेंट बता रही हूँ, एक है 21st अमेंडमेंट, फिर 71st अमेंडमेंट और फिर 92 अमेंडमेंट। 21 और 71 को जोड़ दोगे तो 92 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपने 15th नंबर की लैंग्वेज, 15th नंबर की भाषा जिसका नाम था सिंधी लैंग्वेज को जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा था। फिर 71वें नंबर के संविधान संशोधन से, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें आपने 3 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी थी? नमक का मतलब यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों लैंग्वेजेस को आपने 8th शेड्यूल में एड ऑन किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। इसके बाद आपने 92nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कब किया? ये 2003 में हुआ, जिसमें हमने 4 लैंग्वेज डीबीएमएस, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संताली को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। इस तरीके से हमारे पास आज के समय में 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं 8th शेड्यूल में। क्लियर? इसके अलावा एक और आप अमेंडमेंट याद रख सकते हैं, 96 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में हुआ था। इसमें हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज थी जिसका नाम था ओडिया लैंग्वेज को उड़िया से रिप्लेस किया था। ठीक है, उड़िया लैंग्वेज को उड़िया से हमने रिप्लेस किया था। कब? 96 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। तो ये भाषाओं पर जो डिपेंडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक ही स्लाइड में आपको दिख गया है, 21, 71, 92 और 96। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, सिंधी, नमक, डीबीएमएस और उड़िया। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। पहले भारत में जो वोटिंग राइट्स थे वो 21 साल की उम्र के अगर आप हो जाते हो तो ही आप वोट कर सकते थे। लेकिन जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के समय क्या किया गया था, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और राजीव गांधी जी बहुत ही यंग थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इसलिए उन्होंने जो वोटिंग करने की एज थी वो 21 से रिड्यूस करके 18 साल कर दी। मतलब 18 साल के अगर आप हो तो आपको वोट डालने का अधिकार है। और ये बात हमने कब की? 61st नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 61 नंबर के संविधान संशोधन से हमने 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। हमने किस संविधान संशोधन के जरिए जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिजर्वेशन की बात की थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस की, एक्सेप्ट माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि मदरसास चलते हैं या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा हो, उनकी बात नहीं हो रही है। इसके अलावा जो और प्राइवेट स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर बात की जा रही है कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन एडमिशन में। तो ये बात हमने कब जोड़ी? तो ये बात हमने 93rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में करके जोड़ी। अच्छा, 2005 में RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट जो है वो भी 2005 में आया था। और जो एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करते हैं SC ST और OBC की, तो वो भी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अंतर्गत एम्पावर टू द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इसके जरिए हमने यहाँ पर क्लॉज 5 आर्टिकल 15 में ऐड भी किया था और लिखा है एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब देखिएगा, हमारा देश आज़ाद होता है और जमींदारों के पास ज़मीन होती है, तो सरकार जो है वो कानून बना के उनकी ज़मीन लेती है। लेकिन आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात भी करता है। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पहला ही अमेंडमेंट किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके ज़रिए हमने 9th शेड्यूल को जोड़ा था। और जो प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ है उनको जुडिशियल रिव्यू से अलग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था, जिसके जरिए हमने 9th शेड्यूल जोड़ा था। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और याद रख सकते हैं, 8th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 में हुआ था। यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर SC ST एंग्लो इंडियन वॉज एक्सटेंडेड अप टू 1970। तो यहाँ पर जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं हमारी लोकसभा में, विधानसभाओं में SC ST और एंग्लो इंडियन की, तो उनका जो एक्सटेंशन है वो 1970 तक कर दिया गया था। अभी हम इनके बारे में आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 कैटेगरी पार्ट A, पार्ट B, C and D ऑफ स्टेट वर अबॉलिश एंड रिकॉग्नाइज 14 स्टेट एंड 6 यूनियन। अब हमारे भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरा भारत 4 भागों में था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D, है ना। ये आपको पता है, ये होगा। फिर अलग अलग कमेटी बनी थी, SK धर कमेटी बनी थी, JVP कमेटी बनी थी और फजल अली कमेटी बनी थी। तो फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे हमने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने का डिसीजन लिया था और उसके लिए हमने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 पास किया था। तो यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया? तो आंसर हो जाएगा 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, ये हमने इसलिए किया था जिससे जो फजल अली कमेटी का रिकमेंडेशन है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, उसके जरिए हम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बना सके, इसलिए इस अमेंडमेंट को किया था। इसके अलावा कुछ और चेंजेस जो है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट से किए गए थे। क्या? इसमें बोला गया था कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएंगी। तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग हाई कोर्ट जो है वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा बोला गया था 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में जो है वो एक हाई कोर्ट हो सकता है ना। जरूरत नहीं है कि हर यूटी हर राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट हो, जैसे कि पंजाब हरियाणा में आप बात करो तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में एक हाई कोर्ट यहाँ पर हो सकता है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई थी। तो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, प्रोवाइड फॉर सेटअप ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ये सारी चीजें 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द सेटअप ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो कहाँ पर बात हुई है? ये 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैच करना है 10, 12, 13 और 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो हमने आपको सिखाया है 10वें से क्या हुआ था। 10वें से दादर नागर हवेली को यूटी बना दिया था।
12वें से क्या हुआ था, 12वें में हमने गोवा और दमन और दीव को हमने यूटी बना दिया था, ठीक है। 13वें में क्या हुआ था, 13वें में हमने नागालैंड को हमने जो स्टेट का स्टेटस दिया था। और 14 में हमने पौंडीचेरी जो है उसको हमने यूटी बनाया था, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान है, ये हमने जो पढ़ा है चारों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उन्हीं से बेस्ड एक क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। किस संविधान संशोधन के जरिए ये बात कंपलसरी कर दी गई थी कि जो संविधान संशोधन के बिल हैं उस पर राष्ट्रपति को साइन करना होगा। हालांकि आज भी ऐसा है कि जो संविधान संशोधन वाले बिल होते हैं उनमें वीटो पावर राष्ट्रपति यूज नहीं करते हैं। वीटो पावर यूज करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता, जैसे कि मनी बिल पे भी वीटो पावर यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से ये बात कंपलसरी कर दी थी कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे साइन करने ही पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, और ये अमेंडमेंट भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया एक अमेंडमेंट है। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। तो हुआ क्या था, हुआ कुछ ऐसा था कि 1967 का केस है एक गोलकनाथ केस। कई बार आप लोग ने सुना होगा, जैसे कि जितना फेमस आपका केशवानंद भारती केस है वैसे ही एक और बहुत फेमस केस है गोलकनाथ केस 1967 का। इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, ठीक है। और आपको पता है ना, समय समय पे खुद के डिसीजन को ओवर रूल करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। तो जो गोलकनाथ जी का केस था 1967 का, उसमें डिसीजन वर्डिक्ट आया था कि पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनमें अमेंड कर सके। लेकिन वही बात अगर हम केशवानंद भारती केस में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो जब ये वर्डिक्ट आया था तो उसके बाद 1967 की गोलकनाथ केस का जब वर्डिक्ट आया था उसके बाद 24 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया गया था। और इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर सकती है यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। साथ ही साथ ये बात कंपलसरी कर दी थी प्रेसिडेंट को कि उन्हें असेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 की घटना है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इज रिलेटेड टू। 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो देखिएगा यहाँ पे दो अमेंडमेंट है, एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और एक 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपने जो सिक्किम है ना, सिक्किम को आपने यूटी बनाया था, और उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने सिक्किम को क्या कर दिया था, एक राज्य का स्टेटस दे दिया था, एक स्टेटस दे दिया था स्टेट का। तो यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था ये सिक्किम से रिलेटेड है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 60 to 62। यहाँ पे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन जो है वो 1976 की घटना है, 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम दल बदल कानून भी कहते हैं, आयाराम गयाराम भी कहते हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, तो ये भी राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के समय ही जोड़ा गया था। 52nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो देखिए राजीव गांधी जी के समय आपको दो अमेंडमेंट याद रखने, एक तो 52वें नंबर का संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, जो कि दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। और आपने कई बार इसको न्यूज़ में सुना होगा, अभी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तब भी आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में न्यूज़ में देखा होगा। इसके अलावा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में, जिसके अंतर्गत हमने 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया था वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये दोनों अमेंडमेंट राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के समय है, आपको दोनों याद रखने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, Which of the following constitutional amendment is related to the goods and service tax GST। अभी देखिएगा रिसेंटली 18 जुलाई को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो GST काउंसिल हुई थी उसके रिजल्ट को अनाउंस किया गया कि कहाँ कहाँ पे GST लगाया जाएगा,
तो आपने देखा ना कि प्री पैक्ड जो हमारे आइटम्स होते हैं उसमें 5% जीएसटी लगा दिया गया, तो जीएसटी न्यूज़ में है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द जीएसटी। तो जीएसटी हमने 101 नंबर के संविधान संशोधन से किया था। 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे आप कुछ अमेंडमेंट में आपको बता रही हूँ 101 से 105 तक, 101 से 105 तक, ठीक है। 101 में आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। 102 अमेंडमेंट से हमने जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। जैसे कि अगर आप बात करते 338 में आपको एससी देखने को मिलते हैं, 338A में आपको एसटी कमीशन देखने को मिलता है, वैसे ही आपको 338B में अब ओबीसी कमीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में करके। फिर तीसरा है 103 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था। इसमें हमने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन की बात की है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ना, उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी और इसके अंतर्गत क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 आर्टिकल 15 में जोड़े गए थे। 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में हुआ था, इसमें हमने क्या किया था, जो लोकसभा और जो हमारी लोकसभा और विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट रिजर्व होती है, उनको आने वाले आगे 10 सालों के लिए जो है वो और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे SC ST का जो रिजर्वेशन होता है लोकसभा और स्टेट असेंबली में, उनका जो रिजर्वेशन है उनको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व होती हैं, आपको पता है ना, हमारी जो विधानसभाएं होती हैं उनमें 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है और जो हमारी लोकसभा होती है उसमें भी 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है। तो इन्हें एंड कर दिया गया, एंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो ये दोनों चीजें 104 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में की गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंतर्गत क्या किया, रिस्टोर द स्टेट गवर्नमेंट पावर टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए हर एक राज्य में जो ओबीसी होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, हर राज्य में अलग अलग होती हैं। हो सकता है हमारे राज्य में कोई ओबीसी हो, वो दूसरे राज्य में जनरल हो, या किसी तीसरे राज्य में वो एससी की कैटेगरी में आती हो। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी की लिस्ट बनाती थी, लेकिन अब ये राइट्स किसको दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों की ओबीसी की लिस्ट को प्रिपेयर करेगी। तो 105 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है। तो इस तरीके से ये संविधान संशोधन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कौन सा स्टेटमेंट सही है 368 के अकॉर्डिंग। लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है, राज्यसभा नहीं। तो आंसर है यहाँ पर गलत, क्योंकि देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, उसको कोई भी मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। बिल्कुल सही बात है, इसको जो है वो मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इसे इनिशिएट कर सकता है। इसके अलावा द बिल डज नॉट रिक्वायर पीरियड परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस विद स्पेशल मेजोरिटी, मीन्स 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। इसके अलावा कुछ बिल तो ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों का भी एसेंट की ज़रूरत होती है ना। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होते हैं। तो इसमें 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट केवल गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड इन 3 वे। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से तरीके से अमेंड किया जा सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी से, तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। कौन सा सही है, तो देखो सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं किए जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से तो जो भी वेतन भत्ते वाले, सैलरी वाले जो मैटर्स होते हैं ना, वही अकेले सिंपल मेजॉरिटी से आपको देखने को मिलेंगे।
ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं, या फिर जैसे कि जीएसटी बिल था, तो जीएसटी बिल को पास करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए थी और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली भी चाहिए था। तो सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। याद रखिएगा, कभी भी सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल पास नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो लिस्ट है जिनको पास करने के लिए, जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है, मतलब आपके जो शेड्यूल नंबर 7 में जो आपके पावर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई कानून बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 368, इनसे रिलेटेड कोई भी कानून अगर आप बनाओगे तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी पार्लियामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के किस पार्ट में मेंशन है? तो हमें पता है पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 मेंशन है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच द कॉलम है, 102, 101, 103 और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो 101 हम सभी को पता है जीएसटी से रिलेटेड है, अभी हमने देखा है। 102 क्या कहता है? तो 102 में आपने नेशनल जो हमारा कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे के रखा हुआ है। ठीक है, 103 ने आपने क्या किया, 10% रिजर्वेशन आपने दिया है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। ओके, और 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है केवल एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है भारतीय संविधान के इतिहास में जिसको पूरी तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है। मतलब 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, लेकिन आज के समय में इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि इसने बात की थी हमारा जो कोलेजियम होता है ना, कोलेजियम व्यवस्था को ख़त्म करने की बात, और उस कोलेजियम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट करने की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये बिल्कुल नल एंड वॉइड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है The Act provide municipal panchayat, municipal council and municipal corporation reservation of seat for SC/ST in proportion to their population and 1/3 reservation of seat for women. Which act has been discussed in above statement? तो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स म्यूनसिपल पंचायत या म्यूनसिपल काउंसिल की बात किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ी गई है? तो आंसर हो जाएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिएगा 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th। ठीक है, 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपने शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा है, जबकि 74th से आपने शेड्यूल नंबर 12 को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है। 73rd नंबर पंचायतों के बारे में बताता है, जबकि 74 आपको अर्बन लोकल बॉडी मतलब म्यूनसिपल काउंसिल के बारे में बताता है। 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपने पार्ट नंबर 9 को जोड़ा है, जबकि 74th से आपने पार्ट 9A को जोड़ा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए 73 और 74। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज से है, इसमें 11 शेड्यूल जोड़ा गया था और पार्ट 9 जोड़ा गया था। जबकि 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, इससे हमने अर्बन लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, 12वां शेड्यूल जोड़ा था और पार्ट 9A को जोड़ा था। ठीक है, तो ये आपको कई बार एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज, 9th नंबर का शेड्यूल जो था उसे कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन जब किया था ना 1950 में ही करा था जो, तो हमने 1951 में जो हमने अमेंडमेंट किया था फर्स्ट नंबर का, ठीक है, उस समय हमने 9th शेड्यूल को जोड़ा था, क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 शेड्यूल थे। बाद में हमने 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा। 9th को हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा, 10 को 52nd से जोड़ा था दल बदल कानून जो अभी हमने देखा, 11वें को पंचायती राज आपने अभी देखा 73rd, और 12वें को म्यूनसिपल काउंसिल 74th। तो ये बाद में जोड़े गए शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे जो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे किनकी लीडरशिप में ये अमेंडमेंट हुए हैं, तो आप इनका टेन्योर भी याद रख सकते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन इनिशिएट ओनली इन,
तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया कहाँ पर इनिशिएट की जाएगी? राज्यसभा के में, लोकसभा में, किसी भी हाउस में कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी हाउस में अमेंडमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है वो इमरजेंसी के समय पास किया गया था, 45, 50, 47 या 42। ठीक है, इमरजेंसी के समय पास किया जाने वाला अमेंडमेंट। दूसरा है 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 प्रोवाइड स्टेटहुड एंड डील विद द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ विच स्टेट। सिंपल, 13वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है? गोवा, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो जो भी आंसर हो आप हमको कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर भी हम आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। अब देखिए 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसका एक और पार्ट जो हम शेड्यूल के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो शेड्यूल अगला पार्ट जो हमारा एमसीक्यू को होगा उसमें हम अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए संविधान संशोधन से क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? हमारे परचम के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच में लिंक को शेयर कर देंगे, और दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। So thank you so much. Take care and bye bye.